देखिए क्वेश्चन नंबर 43 तक हम लोग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के गुणनफल का दुगना है, इस त्रिभुज का एक न्यून कोण होगा। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, सपोज कर लीजिए एक भुजा ए मान लें, दूसरी बी मान लें, तो जो कर्ण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि कर्ण का वर्ग इसका स्क्वायर करें, तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, शेष दोनों भुजाओं के गुणनफल का दुगना है, दोनों भुजाओं के गुणनफल का दो गुना है। तो कर्ण का वर्ग जो है कह रहा है दोनों भुजाओं के गुणनफल का दो गुना है। अब स्क्वायर और रूट हट जाएगा तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 2ab के, और 2ab इधर ले आए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0 के। और ये फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसके मतलब ये हुआ कि a माइनस बी बराबर 0 के, या b को उधर ले आए तो a बराबर b के। अब पूछ रहा है क्या है, इस त्रिभुज का एक न्यून कोण होगा। तो अब a जब b के बराबर है, a और b बराबर है, तो ऐसे स्थिति में ये एंगल भी बराबर होगा, और ये अगर एंगल बराबर है तो ये 45 डिग्री और 45 डिग्री होगा। तो इसलिए न्यून कोण एक क्या होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि भुजा बराबर है, तो भुजा के बराबर होने पर क्या होगा, कोण भी बराबर होंगे। या आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, ए और बी दोनों क्योंकि बराबर हैं, तो आप चाहे तो निकाल लें। जैसे मान लीजिए कि इसको हम थीटा मान लें, अब हमें जो है निकालना है थीटा का मान, तो tan थीटा इक्वल्स टू ए बाय बी, ए बी बराबर है इसलिए 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और tan 1 किसका मान होता है, tan 45 का, इसलिए थीटा की वैल्यू 45 डिग्री हो जाएगी। लेकिन ये सब करने की जरूरत ही नहीं, जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, कोण बराबर 90 यही है, बाकी 90 को दो इक्वल हाफ में बांट दिए तो 45 डिग्री कोण हो जाएगा, इसलिए 45 डिग्री इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए दो ऊर्ध्वाधर खंभे ए तथा बी जो कि क्रमशः 4 तथा 6 सेंटीमीटर ऊंचे हैं, समतल सतह पर खड़े हैं, दोनों के बीच की दूरी 5 मीटर है। एक तार खंभे ए तथा बी को जमीन से क्रमशः 3 और ए तथा बी को जमीन से क्रमशः 3 और 4 मीटर की ऊंचाइयों पर जोड़ती है। एक अन्य तार इन खंभों को क्रमशः 4 और 4.5 मीटर की ऊंचाइयों पर जोड़ती है। दोनों तारों की लंबाइयों में लगभग अंतर क्या है। अब देखिए दो डायग्राम जब हम लोग बनाएंगे तभी ये क्लियर होगा। पहले तो दो खंभे बताए गए हैं जिनके बीच की दूरी 5 मीटर है, ये है। फिर कह रहा है एक की हाइट है आपके 4 मीटर और एक की है 6 मीटर, तो 4 मीटर और 6 मीटर हाइट का है। ये टोटल 4 मीटर है और ये 6 मीटर। इसके 3 मीटर हाइट पे और इसके 4 मीटर हाइट पे इसको ज्वाइन कर दे तो ये हो जाएगा 4 मीटर। तो 3 और 4 मीटर हाइट को जोड़ दिया गया, ये 3 मीटर है और ये यहां से 4 मीटर है, तो एक तार तो ये गया, इसको ए बी मान लें। तीन मीटर उससे दूसरा तार जो है, दूसरा तार जो गया है वो 4 मीटर और 5.5 मीटर की हाइट पे एक दूसरे को जोड़ रहा है। 4 मीटर इधर, 4 मीटर यहां और 4.5 मीटर यहां मान लीजिए। तो ये यहां से यहां तक हाइट 4.5 मीटर हो गई,
तो साढ़े 5 मीटर हो गई। 5.5 मीटर में से 4 मीटर निकाल दें तो 1.5 मीटर ये होगा, और ये है 4 मीटर हाइट, 4 मीटर हाइट है, ये लेंथ 5 मीटर है। इसको भी अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये राइट एंगल ट्रायंगल 2 बन जाएंगे। ये भी 5 है, ये 3 हाइट पे है, ये 4 हाइट पे है, इसका मतलब ये हुआ 1। तो ये हाइट है 1, 1 कैसे निकला? ये 3 हाइट पे है, ये 4 हाइट पे है, तो दोनों का अंतर कितना है? 1 मीटर। दूसरी चीज 4 मीटर हाइट से 5.5 है ये, तो 4 तो ये है ही है, 5.5 तक ये गया तो 1.5 मीटर ये हुआ। तो एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है, इसको सी डी मान लें। इसका मतलब कि जो ए बी डायग्राम है वो कुछ ये है, ए बी जो तार है वो कुछ ऐसा है कि 5 मीटर इसका बेस है और 1 मीटर इसकी है। सी डी तार जो है वो कुछ ऐसा है कि सी और डी लेंथ का ये तार है, ये 90 डिग्री है और ये लेंथ 5 है और ये है 1.5। तो दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो सी डी और ए बी का अंतर, सॉरी, अच्छा, सही था। तो सी डी और ए बी का अंतर, सी डी का अंतर, सी डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? √5 का स्क्वायर प्लस 1.5 को 3/2 लिख सकते हैं, तो 5 का स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसका अंतर निकालना है, जबकि ये है 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब इसको देखिए तो ये हो जाएगा 25 प्लस 9/4 डिवाइडेड बाय माइनस 25 प्लस 1 26, ये हो जाएगा 109/4, 109/4 है, 4 बाहर निकल करके रूट से 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा √26, ये वैल्यू हो जाएगी। अब इसी में देखिए इसका कैलकुलेशन हम लोग देख लें। अब देखिए इसका आंसर किस फॉर्म में आ रहा है ये पहले देख लें, क्योंकि रूट के फॉर्म में ये वैल्यू आ रही है, तो आंसर किस फॉर्म में आ रहा है? दशमलव के ही फॉर्म में आ रहा है, पूर्ण संख्या नहीं है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को देख करके ये क्लियर होता है कि ये आपसे चेक ये कराना चाहता है कि आपको रूट निकालना आता है कि नहीं, तो इसलिए रूट आपको निकालना पड़ेगा। जब रूट निकालना पड़ेगा तो देखिए वैल्यू कैसे निकालेंगे। 109 का पहले हम रूट निकालें, तो 109 का अगर हम रूट निकालना है, वन 1 0 9 0 0 9 0 0 4 टाइम्स 4 4, तो ये आ जाएगा लगभग 10.44/2, तो हो जाएगा 5.22। और 26 का रूट अगर हम निकालेंगे, 26 का भी रूट निकाल लें, 26 का अगर रूट निकालें तो 5 टाइम्स 25, 5 ऐड हो गया, 1, यहाँ भी 1 आया, और 0 0 उतरा, पॉइंट 0 0 टाइम्स गया, 100 हो गया, 0 टाइम्स, फिर
2 0 और उतरा, 9 बार गया, 9081, 9 टाइम 5.09, ये आ रहा है 5.09, तो ये है 5.22 और 5.09 का अंतर। तो 5.22 में से अगर 5.09 हटा देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.13 मीटर। इसका मतलब 0.13 मीटर का डिफरेंस होगा दोनों वायर के लेंथ में, इसलिए आंसर जो हो जाएगा 0.13 मीटर। ये बी वाला उसका आंसर हो जाएगा। तो मेन मकसद इसका क्या था, मेन मकसद ये था कि आपको रूट निकलवाए, ये रूट की वैल्यू जो है आपसे कैलकुलेट करवा रहा है, और कैलकुलेशन करके तब जो है आपके एक तरह से जब आपने रूट निकाल लिया तब आपका को वैल्यू जो है इसमें मिल रही है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो बेसिकली जो आपके क्वेश्चन बनते हैं तो कभी कभी ऐसे होते हैं कि आपको चेक करने के लिए बनते हैं, जैसे ये क्या है, ये आपको रूट निकालना आता है कि नहीं आता है, ये खाली चेक करवा रहा है। तो इस तरह से जो है आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए किसी त्रिभुज में दो भुजाएं 15 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है। यदि 15 सेंटीमीटर भुजा पर पड़े लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर हो तो 18 सेंटीमीटर भुजा पर पड़े लंब की लंबाई कितनी होगी। अब देखिए ट्रायंगल पर बेस्ड, पहले हम लोग इसका वो देख लें कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम तीन भुजाएं हैं ए बी सी, सपोज कर लीजिए, अगर हम ये सामने वाले शीर्ष से ए पर लंब डालें, मान लीजिए इसकी ऊंचाई h1 है, या सामने वाले शीर्ष से इस भुजा पर लंब डालें बी पर, इसकी ऊंचाई मान लीजिए h2 है, और इस शीर्ष से इसके ऊपर लंब डालें, ये मान लीजिए h3 है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कैसे आप निकाल सकते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट। तो अगर आप बेस a ले रहे हैं तो इसका मतलब हाइट आपको h1 लेना पड़ेगा, तो a इंटू h1 हो जाएगा। बेस कोई भी ले सकते हैं, बेस अगर आपने b लिया तो हाइट ये लेना पड़ेगा, तो हाफ बेस b इंटू h2 हो जाएगा। या बेस अगर आप c ले रहे हैं तो आपको हाइट ये लेना पड़ेगा जो h3 है, तो हाफ c इंटू h3 हो जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से किसी को भी बेस बना सकते हैं आप, और बेस जो बनाया सामने वाले शीर्ष से उसके ऊपर लंब डालते हैं, तो इसलिए हाफ बेस इंटू हाइट जो आप फॉर्मूला लगाते हैं उसको आप लगा सकते हैं। वही उसी कॉन्सेप्ट पर ये क्वेश्चन देखिए दिया गया है। अब इसमें क्या कह रहा है कि दो त्रिभुजों की भुजाएं हैं, एक है 15 सेंटीमीटर और एक है 18 सेंटीमीटर, सपोज कर लीजिए। अब ये कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा पर पड़े लंब की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो सामने वाले शीर्ष से इस 15 पर लंब डालते हैं, मान लीजिए इसके ऊपर लंब डाला हमने, ये लंब की लंबाई कह रहा है 12 सेंटीमीटर है, और 18 सेंटीमीटर वाली भुजा पर पड़े लंब की लंबाई कितनी है, यहां से इसके ऊपर लंब डालिए, यही निकालना है आपको h का मान। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप निकालेंगे तो हाफ बेस इंटू हाइट से निकलता है, आधा आधार गुणे ऊंचाई, इसी कॉन्सेप्ट को लगा दीजिए, तो हाफ बेस इंटू हाइट अगर हम लगाएं, अगर हम बेस 18 ले रहे हैं तो लंबवत ऊंचाई h हो जाएगी, बेस 15 ले रहे हैं तो लंबवत ऊंचाई 12 हो जाएगी, तो 18 इंटू h बराबर हो जाएगा हाफ 15 इंटू 12, ये 2 कैंसिल कर दीजिए, 6 2 टाइम्स, 3 टाइम्स ये कैंसिल कर दीजिए, 3 5 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, इसलिए h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसलिए 18 सेंटीमीटर वाली भुजा पर पड़ने वाले लंब की लंबाई कितनी हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए त्रिभुज ABC में एंगल B 70 डिग्री है, एंगल C 40 डिग्री है, BC पर P इस प्रकार है कि AP एंगल BAC का आंतरिक कोण अर्धक है, तो एंगल APC का मान कितना होगा, निकालते हैं इसको।
ABC है, ये है। एंगल B का मान 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। एंगल C का मान 40 डिग्री है, C का मान 40 डिग्री है। BC पर बिंदु P इस प्रकार है कि AP एंगल BAC का आंतरिक कोणार्धक है। अब देखिए 70 ये है, 40 ये है, 110 हो गया। इसके मतलब ये एंगल कितना हुआ, ये टोटल एंगल 70 हो गया, ये 70 डिग्री है। अब इसका कोणार्धक कह रहा है एंगल डिवाइजर, तो ये 35 डिग्री हो जाएगा और ये 35 डिग्री हो जाएगा, 70 का आधा आधा कर दें तो कोणार्धक AP है। अब निकालना क्या है, निकालना है आपको APC, एंगल APC का मान। तो एंगल APC ये निकालना है, तो चाहे तो इस त्रिभुज से निकाल दीजिए और चाहे इस त्रिभुज से निकाल दीजिए, दोनों से निकाल सकते हैं। जैसे 180 में से या तो इनको माइनस कर दीजिए, 75, 105 आ जाएगा, और या फिर ये बाह्य कोण है जो सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर है। तो दोनों तरीका है। अगर हम ट्रायंगल APC से निकालें तो एंगल APC कितना हो जाएगा, 180 में से 35 और 40 माइनस कर दें तो 105 डिग्री आ जाएगा। या तो इस ट्रायंगल से हमने निकाल दिया, ये दो एंगल पता है, ये तीसरा निकल आएगा। या बाह्य कोण सामने वाले दो कोणों के योग के बराबर होता है, तो एंगल APC बराबर होगा किसके, एंगल ABP प्लस एंगल BAP। इसलिए क्या हो जाएगा, 70 डिग्री प्लस 35 डिग्री, तो ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो दोनों में से चाहे जिससे, चाहे इस ट्रायंगल से निकाल दीजिए, बाह्य कोण है ये सामने वाले कोण के योग के बराबर, या दो भुजा ये पता है, इसको निकाल दीजिए तो 105 डिग्री डी वाला उसका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर लंबे हैं, उनका परिमाप कितना होगा। देखिए हमने आपको बताया भी था इस तरह का क्वेश्चन, और रिलेशन भी हमने आपको बताया था कि भुजा AAA अगर हम मान लें, इसके विकर्ण जो होते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज में ये है समचतुर्भुज जो होता है ये एक तरह से रोम्बस है, और रोम्बस में क्या प्रॉपर्टी होती है, चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर है, और इसके जो विकर्ण होते हैं ये एक दूसरे को विभाजित भी करते हैं और लंब भी होते हैं। तो अगर 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब 5 सेंटीमीटर इसको मान लीजिए, 5 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। इसी तरह से अगर 24 सेंटीमीटर ये है तो 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। अब किसी भी एक ट्रायंगल में अगर आप देख लें तो ये 5 है, ये 12 है, ये A है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर हो जाएगा। तो A का स्क्वायर क्या होगा, दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, जो कि 13 का स्क्वायर के बराबर है, इसलिए A बराबर 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये 13 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप निकालना है, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है 4A के बराबर होता है, तो 4 इंटू 13 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। कभी कभी देखिए क्वेश्चन हिंदी से पकड़ में आता है, कभी कभी इंग्लिश से। यहां पे अगर लिखा है रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, इससे तो समझ में नहीं आएगा ये है क्या, लेकिन जहां आपने इस पर ध्यान दिया, क्योंकि यहां पर क्या होना चाहिए था, जो आपके समचतुर्भुज है तो इसकी जगह रोम्बस होना चाहिए था, ये रोम्बस है, तभी डिफाइंड होगा कि ये विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, द्विभाजित करते हैं, और सभी भुजाएं A होती हैं, इसलिए 4A आपका परिमाप हो जाएगा। तो इसलिए 52 सेंटीमीटर होगा।
लेकिन यहां से क्लियरली समझ में आ रहा है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? रोम्बस को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी में एंगल सी ए डी बराबर 30 डिग्री, ए बी बराबर बी सी के है, ए सी व्यास हो, तो एंगल बी सी डी का मान निकालना है। चक्रीय चतुर्भुज की बात हो रही है देखिए, और व्यास की भी बात हो रही है। तो कह रहा है कि ए सी व्यास है, ए और सी व्यास है, इसका मतलब बी कहीं बना लें और डी कहीं बना लें। सपोज कर लिया डी ए बना लिया, तो ए बी सी डी ये चतुर्भुज हो गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सी ए डी ये है 30 डिग्री। ए बी बी सी के बराबर है, ए बी बी सी के बराबर है। बी सी डी का मान निकालना है, बी सी डी, तो ये एंगल टोटल निकालना है आपको। ये एंगल कैसे निकलेगा? इस एंगल और इस एंगल का टोटल सम अगर हमें मिल जाए, दोनों निकल आएगा। देखिए कैसे। पहली चीज, आपने थ्योरम पढ़ा है कि किसी व्यास से परिधि पे डाला गया कोण सदैव क्या होता है? 90 डिग्री। एसी व्यास है इसलिए ये भी 90 पड़ेगा, एसी व्यास है इसलिए ये भी 90 पड़ेगा। अगर 90 ये है, 30 ये है, तो ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अब ए बी बी सी के बराबर कह रहा है, इसका मतलब इसके सामने का ये कोण इसके सामने के इस कोण के बराबर होगा। तो ये 90 अगर है तो बाकी बचा कोण 90 45 45 में बांट दीजिए, 45 45 बढ़ जाएगा, क्योंकि ए बी बी सी के बराबर बोल रहा है। तो अब अगर हमें निकालना है बी सी डी का मान, क्योंकि एंगल बी सी डी निकालना है, तो एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी दोनों को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा? एंगल बी सी डी आ जाएगा। तो एंगल बी सी डी आपने कैसे निकाला? एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी, जो कि कितना हो जाएगा? 45 प्लस 60, जो कि 105 डिग्री होगा। 105 डिग्री बी वाला आंसर हो जाएगा। तो डायग्राम अगर आपने बना लिया और थ्योरम को यूज करना आ गया तो आप देखेंगे बहुत आसानी से क्वेश्चंस निकलते हैं, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक समकोणी त्रिभुज एबीसी बी पर इस प्रकार समकोणिक है कि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर है। बिंदु बी से कण ए सी पर लंब बनाया गया है, जो कि डी पर मिलता है। ए डी की लंबाई कितनी है? इस तरह के क्वेश्चन बहुत आप कर चुके हैं। बी पर ये समकोणिक है, ए बी सी कह रहा है, बी पर राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो है बी से एसी पर लंब बनाया गया है, बी से एसी पर लंब बनाया गया, जो कि डी पर मिलता है। अब देखिए, एक थ्योरम आपने पढ़ा था, उसी थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। जैसे ए बी सी ये है और ये लंब है डी पर, तो ए बी बी सी का जो गुणनफल होता है वो बराबर किसके हो जाता है? ए डी इंटू बी डी के। तो ए बी इंटू बी सी बराबर ये हो जाएगा ए सी इंटू बी डी, ए सी इंटू बी डी। ठीक है। अब देखिए, ए बी की लेंथ कितनी दी है? 12, ये 12 है। बी सी की लेंथ कितनी दी है? ये 16। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाएंगे तो 20 सेंटीमीटर ये आ जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम से एसी निकल आया। अगर एसी निकल आया तो अब बी डी निकल आएगा, इसमें रख दें। ए बी की लेंथ 12 है, बी सी की लेंथ 16 है, ए सी की लेंथ 20 है, बी डी निकालना है, बी डी निकालना है। ऐसे तो ये 4 से कट रहा है, लेकिन 4 से नहीं काटेंगे, 2 से ही काटेंगे। 10 बार 2 से 8 बार, तो बी डी बराबर हो जाएगा 8 इंटू 12 दैट इज 96/10। 10 नीचे लाने के लिए ऐसा हमने किया था जिससे कि कैलकुलेशन ना करना पड़े। 9.6 सेंटीमीटर यही आंसर हो जाएगा। तो 9.6 सेंटीमीटर जो है आंसर है जो बी डी का होगा। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन है
तो इसको आप निकाल सकते हैं। और इसमें अच्छा, लंब AC पर लंब बनाया गया है B से, और लेंथ आपको क्या पता करना है, लेंथ पता करना है AD की, AD की लेंथ पता करना है। अच्छा, तो AD की लेंथ भी पता हो जाएगी क्योंकि BD की लेंथ आ गई है। अब ये है और ये इसी से इसको जो है आपके निकाल लें। तो अगर चाहे तो और रिड्यूस कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा आपके 48 और ये हो जाएगा 5, 48/5। अब जो AD लेंथ है, AD लेंथ कैसे निकालेंगे, AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर जो कि AD स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे निकाल लीजिए, तो AD क्या हो जाएगा, अंडर रूट ये हो जाएगा AB स्क्वायर दैट इज 12 का स्क्वायर माइनस 48/5 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करने के लिए अब AD की लेंथ इस तरह से निकाल सकते हैं कि AD बराबर अंडर रूट 12 का स्क्वायर को हम कॉमन निकाल लें, तो यहां पे हो जाएगा 1 माइनस 12 स्क्वायर यहां भी है, 12 स्क्वायर यहां भी है, तो 12 स्क्वायर हमने कॉमन निकाल लिया, यहां बचा 1, यहां बचा 4 का स्क्वायर दैट इज 16, 16/25, 16/25 ये बच रहा है। तो इसलिए अंडर रूट ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 25 माइनस 16 दैट इज 9/25। अब देखिए ये 12 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, सबको निकाल दीजिए। तो AD क्या हो जाएगा, AD की लेंथ 12 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा 36/5 सेंटीमीटर दैट इज 7.2 सेंटीमीटर। तो AD की लेंथ भी आपके निकल आएगी, तो 7.2 सेंटीमीटर। इसके मतलब ये C वाला आंसर नहीं है, क्योंकि जो लेंथ पूछा था वो पूछा था AD की लंबाई, तो BD की लेंथ तो आपकी 9.6 आएगी। अगर BD पूछा जाता तो आंसर 9.6 हो जाता। और क्या पूछा जा रहा है, पूछा ये जा रहा है आपके 7.2 सेंटीमीटर जो कि आपके AD की लेंथ है। तो AD की लेंथ हमने कैसे निकाला है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाला है। बस कुछ चीजें बहुत ध्यान में रखिए, ये सब चीजें जैसे कभी भी आती हैं तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अच्छा, इस पे क्वेश्चन एक और इंपॉर्टेंट बनता है, अगर ये दोनों भुजा बराबर होती तब क्या होता, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता, ऐसी कंडीशन में ये और ये लेंथ बराबर होती, क्योंकि आपने थ्योरम पढ़ा है, थ्योरम हम आपको बता दें, फिर से रिवाइज करा दें कि एक थ्योरम तो ये है कि अगर ABC इधर बना लें, ABC ये है, B से लंब डाला गया BD, तो ऐसी कंडीशन में AB इंटू BC बराबर AC इंटू BD हो जाएगा। तो AB इंटू BC बराबर AC इंटू BD हो जाएगा। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि अगर ABC ये है, यहां से अगर आपने लंब डाला तो A और C में जैसे ये लेंथ और ये लेंथ बराबर अगर हो, जैसे ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब A या C में कोई भी कोण अगर 45 डिग्री का है तो ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ बराबर होती है। तो एंगल C या एंगल A अगर 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री होता था तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाता था, ये और ये लेंथ बराबर हो जाती थी। इसका मतलब BD बराबर AD बराबर DC हो जाती थी, या आप ये कह सकते थे कि ये मिड पॉइंट हो जाता था, इसको द्विभाजित करता था, दो भाग में डिवाइड कर देता था।
तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये दोनों थ्योरम जो है आपके बहुत ज़्यादा यूज हुआ करते हैं, चाहे ये भी इसको देख लिए चाहे इसको देख लिए, दोनों ही थ्योरम आपके यूज होते हैं। अब देखिए जैसे 51 क्वेश्चन है, यदि समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी के विकर्ण ई पर काटें तो त्रिभुज बीसीडी का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होगा। देखिए पैरेललोग्राम की बात हो रही है, तो ए बी सी डी ये है, ये कह रहा है इसका विकर्ण डायगोनल, ये इसका डायगोनल है जो कहां कट कर रहा है, ई पॉइंट पे कट कर रहा है। तो एरिया ऑफ बीसीई कितना गुना हो जाएगा पूरे क्वाड्रिलेटरल का। देखिए थ्योरम हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक ही बेस लेकर के अगर हम चतुर्भुज बनाएं और उसी बेस को लेकर त्रिभुज बनाएं तो चतुर्भुज की तुलना में त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधा। तो ट्रायंगल का अगर हम टी क्षेत्रफल मान लें, क्वाड्रिलेटरल का क्यू मान लें, तो टी बराबर क्यू बाय 2 हो जाएगा क्षेत्रफल में। तो अगर आप देखें तो ये समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए ए बी सी डी के क्षेत्रफल का ये आधा हो गया ट्रायंगल एबीसी, एबीसी जो है वो आधा हो गया। और उसी तरह से अगर हम देखें इस लाइन को अगर हम मिलाएं तो ये दो पैरेलल लाइन जो है ये मिड पॉइंट पे जहां मिलेगी डायगोनल पे, ये हाइट इक्वल हो जाती है। तो अगर हम बी सी ई और बी सी ए की बात करें तो बी सी ई का क्षेत्रफल, क्योंकि बेस सेम है दोनों का, लेकिन इसकी हाइट बी सी ई कितनी है h, और जबकि बी सी ए की हाइट कितनी है 2h है, तो इसलिए बी सी ए से आधा हो जाएगा बी सी ई का क्षेत्रफल। ठीक है ना, पहले ए बी सी डी का आधा हो गया। विकर्ण क्या करता है, जो विकर्ण होता है वो एक तरह से चतुर्भुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल का आधा हो गया। फिर इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है इसका हाफ हो गया बीसीई, क्योंकि अगर ये भी तो आपके एक तरह से मिड पॉइंट है, तो विकर्ण जो होता है दो बराबर भागों में बढ़ता है, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये अगर मीडियन हुआ तो ए बी ई और बी ई सी दोनों क्षेत्रफल क्या हो गए, बराबर हो गए। इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर लगा करके आपके सॉल्व कर दिया जाता है। तो देख करके ही समझ में आ रहा है कि आपका जो क्षेत्रफल है दोनों तरह से आपको निकाल के हम दिखा देते हैं, जैसा आपको मर्जी हो वैसा आप निकाल सकते हैं। तो दो तरीका है इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला जो अभी हमने बताया आपको, बताया कि चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ये क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। ठीक, ए बी सी का डबल कर दें तो क्या हो जाएगा, ए बी सी डी हो जाएगा चतुर्भुज। अब देखिए बी सी ई का डबल हो जाएगा ए बी सी, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू ट्रायंगल ए बी ई सी, क्योंकि ए बी सी में ई मध्य बिंदु है, ये माध्यिका है, तो दो बराबर क्षेत्रफलों में ये विभाजित हो जाएगा, ये हो गया। तो अब आप देखेंगे कि 4 को अगर इधर ले आए तो चतुर्भुज ए बी सी डी का 1/4 यह क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज बीई सी का। यही आपको निकालना था। कह रहा है बीई सी का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का होगा, कितना गुना होगा, 1/4 हो जाएगा, 1/4 टाइम। दूसरा तरीका देखिए, अगर ऐसे ना समझ में आया फिर समझिए, हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये ई है, ए बी सी डी मान लीजिए ये है, बी इसको माना था, सी डी ये।
त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल कह रहा है। अगर हम इसको बेस माने और ये हाइट h माने, ये हाइट h माने, तो अगर हम कंपेयर करें त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल और चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल, तो बीईसी का क्षेत्रफल क्या हो गया, हाफ बेस बी इंटू लंबवत ऊंचाई h, हाफ बेस इंटू हाइट। ये किसका हो गया, त्रिभुज बीईसी का। अब एबीसीडी का देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बेस इंटू लंबवत ऊंचाई h, h मतलब 2h, ये हो गया। तो आप देख रहे हैं बी कैंसिल हो जाएगा, h कैंसिल हो जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो त्रिभुज बीईसी का क्षेत्रफल जो है ये 1/4 हो गया किसका, चतुर्भुज एबीसीडी के क्षेत्रफल का। आप ऐसे निकाल लीजिए, तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, तो 1/4 हो जाएगा। तो जैसे आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, एक आयत एबीसीडी की भुजा AB 16 सेंटीमीटर, AD 8 सेंटीमीटर है। MNP AB AD DC के मध्य बिंदु है। MNP को जोड़ने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। एक आयत पहले बना लें, रेक्टेंगल ABCD, क्योंकि AB 16 सेंटीमीटर दिया है, AD 8 सेंटीमीटर दिया है। AB का मध्य बिंदु, मिड पॉइंट जो है वो है M। इसी तरह AD का मध्य बिंदु है, AD का मध्य बिंदु है N, और DC का मध्य बिंदु है N। MNP को जोड़ने पर, अच्छा ये P, ये P, MNP को जोड़ने पर इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये निकाल लें। तो देखिए ये बेस हो गया, ये 8 दिया है, ये भी 8 सेंटीमीटर हो गया, ये 16 दिया है, तो ये मिड पॉइंट है तो 8 8 ये हो जाएगा, इसलिए लंबवत ऊंचाई भी इसकी क्या हो गई, 8 हो गई। तो बेस अगर हम ये मान लें हाफ बेस इंटू हाइट, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा ये, और इसी को निकालना था। तो त्रिभुज MNP का क्षेत्रफल आधा आधार गुणे ऊंचाई, हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल दें। तो हाफ बेस कितना है, 8 है, और लंबवत ऊंचाई भी 8 है, 2 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये 32 सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज एबीसी का आधार 20 सेंटीमीटर है। एक रेखा MN जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है आधार BC के समानांतर खींची गई है, जो भुजाओं AB व AC को क्रमशः MN पर काटती है। यदि AN बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो NC का मान कितना होगा। अब देखिए इसमें त्रिभुज की समरूपता वाला कॉन्सेप्ट है। ABC अगर मान लीजिए ये त्रिभुज है, ABC ये है, कह रहा है कि MN बेस जो है वो 20 सेंटीमीटर है BC। एक रेखा MN जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है BC के समानांतर खींची गई है, 20 सेंटीमीटर ये है, और MN एक रेखा है जो इसके समानांतर खींची गई है, पैरेलल खींची गई है, जो कि 5 सेंटीमीटर की लेंथ है। ये M है, ये N है। M कहां पे है, AB पर है, और AC पर N है, ये आपके दिया गया है। AN की लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। तो NC की लेंथ आपको निकालना है। तो देखिए ट्रायंगल का जो है आप ले लें कि समरूपता का नियम, ABC समरूप होगा त्रिभुज AMN के।
देखिए बार बार आपको प्रूफ नहीं करना है, हम बता चुके हैं कि ये इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है, एफ बनता है, और ये कॉमन होता है, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ए बी ए एम का जो रेशियो है वही बी सी एम एन का हो जाएगा, वही ए सी और ए एन का हो जाएगा। तो ए बी सी अगर ए एम एन के जो है आपके समरूप है, तो ए बी ए एम बी सी एम एन और ए सी ए एन, ये होगा। अब इसमें देखिए ए बी ए एम, इसका कोई काम नहीं है, इसके बारे में कुछ पता भी नहीं है। बी सी 20 है, एम एन 5 है, बराबर ए सी। ए सी को आप क्या लिख सकते हैं, ए एन 3 प्लस एन सी, 3 प्लस एन सी, और ए एन की वैल्यू 3 है, तो 5 4 टाइम्स कैंसिल कर दीजिए, 4 3 जा 12, 12 माइनस 3, एन सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो 9 सेंटीमीटर जो है वो एन सी की लेंथ होगी। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए इसको आप चाहते ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको पता है कि जिस अनुपात में भुजाएं होती हैं, एक भुजा होती है उसी अनुपात में दूसरी भुजा भी होती है, उसी अनुपात में तीसरी भुजा भी होती है। तो देखिए अगर ये समरूप त्रिभुज है, 5 का 4 गुना हुआ है, ये 5 का ये 4 गुना हुआ है 20, इसलिए 3 का 4 गुना ये हो जाएगा, 3 का 4 गुना करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो अगर यहां से यहां तक 12 है और यहां से यहां तक 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगी लेंथ, डायरेक्ट निकाल लीजिए। तो एक भुजा जैसे 5 20 हो गई, तो कितना गुना हो गई, 4 गुना, तो 3 ऐसे कितना गुना हो जाएगी, 4 गुना ये भी होगी, तो 3 का 4 गुना करेंगे 12 आ जाएगी। इसका मतलब एसी की लेंथ 12 है, एसी की लेंथ अगर 12 सेंटीमीटर है, एन 3 सेंटीमीटर है, तो बाकी बचा एनसी की लेंथ कितनी हो जाएगी, 9 सेंटीमीटर हो जाएगी, इसलिए आंसर 9 सेंटीमीटर हो। इस तरह से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है देखिए, एक समकोणिक समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाएं 8 सेंटीमीटर लंबी है, कर्ण पर लंब होगा। देखिए वही थ्योरम आ गया, थ्योरम जो हमने आपको डिफाइन किया था, कि ऐसे बना दे, बल्कि ऐसे बना दे, जैसे ए बी सी ये है, ये 90 डिग्री है। हमने कहा ये अगर 45 डिग्री है, ये अगर 45 डिग्री है और ये लंब पड़ रहा है डी, तो ये मिड पॉइंट होता है, इसके मतलब ए डी डी सी बराबर होते हैं, और उसी के बराबर बी डी भी होता है। इसी थ्योरम पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए मिल रहा है, कैसा मिल रहा है, एक समकोणिक त्रिभुज है, समकोणिक है, राइट एंगल ट्रायंगल है, समद्विबाहु है, आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये भुजा बराबर है, इसका मतलब ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, कोण बराबर होगा अगर भुजा बराबर है। अब कह रहा है कि समान जो भुजाएं हैं वो 8 सेंटीमीटर ये है, 8 सेंटीमीटर ये है। अगर 8-8 सेंटीमीटर की ये है, तो ये टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 8√2 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। अब ये कह रहा है कर्ण पर लंब, यहां से लंब निकालना है आपको। तो अगर हम ए बी सी ये माने, तो बी डी अगर लंब है तो ये निकालना है आपको, कैलकुलेट करना है। तो बी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी, बी डी की लेंथ जो हो जाएगी वो ए डी के बराबर या डी सी के बराबर, और ये क्या होगी, ए सी का हाफ, जो कि हो जाएगी 8√2 बाय 2 सेंटीमीटर, जो कि कितना हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। अगर ये लेंथ 8√2 है, इसका आधा कर दिए 4√2 ये भी हो जाएगा, 4√2 ये भी हो जाएगी, 4√2 ये भी हो जाएगी। तो इसलिए ये आपका, तो आपको कोई थ्योरम वरम नहीं लगाना पड़ेगा,
आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर आपको ये ना क्लियर हो तो 8 ये है, 8 ये है तो डायरेक्ट थ्योरम लगा दीजिए। थ्योरम क्या है? ए बी इंटू बी सी बराबर ए सी इंटू बी डी, ये थ्योरम लगा दीजिए। तो 8 इंटू 8 बराबर 8√2 इंटू बी डी। 8 कैंसिल कर दीजिए, √2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4√2 आ जाएगा, इसलिए बी डी बराबर हो जाएगा 4√2 सेंटीमीटर। तो ये जो है वैल्यू हो जाएगी। अब देखिए जैसे कह रहा है एक वर्ग में समान व्यास 2D के 4 वृत्त इस प्रकार बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त वर्ग की 2 भुजाओं को स्पर्श करता है। 4 वृत्तों के बीच क्षेत्रफल में एक अन्य वृत्त बनाया गया है जो चारों वृत्तों को स्पर्श करता है। केंद्र से बने वृत्त का व्यास लगभग होगा। देखिए ये डायग्राम क्या है कि एक सर्कल ये बन रहा है, दूसरा सर्कल ये बन रहा है, तीसरा सर्कल ये बन रहा है, चौथा सर्कल ये बन रहा है। एक वर्ग में समान व्यास 2D के 4 वृत्त बनाए गए हैं। इन सब की जो व्यास है वो 2D है। और चारों वृत्तों के बीच एक छोटा जो है आपके ये केंद्र में बने वृत्त का व्यास है, छोटे वाले का व्यास, इसको डी मान लेते हैं, स्मॉल डी, ये मान लें। तो अब देखिए अगर हम इसके सेंटर को जोड़ दें तो ये हो जाएगा डी, क्योंकि ये डी है, ये डी है, तो 2D ये हो गया, डी ये 2D ये हो गया, और ये हो जाएगा डी डी। अब देखिए ये अगर 2D है, ये अगर 2D है तो ये कितना हो जाएगा? 2D इंटू √2, ये वैल्यू हो जाएगी। और यही वैल्यू आपकी दी है कितनी? D प्लस स्मॉल डी, यही वैल्यू दी है D प्लस कैपिटल D प्लस स्मॉल डी। इसका मतलब 2D √2 बराबर किसके दिया है? D प्लस स्मॉल डी प्लस स्मॉल डी। तो ये हो जाएगा 2D √2 और ये 2D है, इधर आएगा 2D बराबर स्मॉल डी के, इसलिए D बराबर हो जाएगा 2D √2 माइनस 1। √2 कितना होता है? 1.414। तो 1.414 को अगर 1 निकाल दें तो 0.414 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.828D, जो कि लगभग क्या हो जाएगा? 0.8D के बराबर हो जाएगा। बस इसमें यही ध्यान रखिएगा कि 2D का स्क्वायर प्लस 2D का स्क्वायर बराबर D प्लस D का स्क्वायर मत करिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर फिर आपका कैलकुलेशन फंस जाएगा। तो यहां पर क्या है? ये लेंथ क्या है? कैपिटल D प्लस स्मॉल डी, ये है। तो इसलिए जो कैपिटल D प्लस स्मॉल डी, और यही अगर हम जो है आपके पाइथागोरस थ्योरम से निकालें तो 2D लेंथ ये है, 2D लेंथ ये है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? 2D √2। तो 2D √2 किसके बराबर हो गया? D प्लस स्मॉल डी। और इसी को सॉल्व कर लिया तो D का मान कितना आ गया?
0.828 डी के बराबर, दैट इज 0.8 डी के बराबर, क्योंकि लगभग में पूछ रहा है। तो ये एग्जैक्ट अगर पूछता तो 0.828 डी होता, और ऐसे क्या है इसकी वैल्यू 0.8 डी, इसका आंसर हो जाएगा। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से समझ लीजिए। ये एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है, ये तीसरा वृत्त है, ये चौथा वृत्त है, ये पांचवा वृत्त है। ये सब 2D व्यास के हैं, इसका भी व्यास 2D है, इसका भी व्यास 2D है, सबका व्यास 2D है। क्या करें, इसको 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 जोड़ करके फिर ज्वाइन कर दें, तो ये हो गया D, ये हो गया D, जो इसकी त्रिज्या है वो D के बराबर है, तो D D ये हो गया। इसी तरह D D ये हो गया, और ये हो गया D, ये हो गया D, और इसका पूरा व्यास जो निकालना है उसको स्मॉल d मान लीजिए। तो हमने क्या किया है, दो अलग अलग चीजों को कंपेयर किया है। किया क्या है, 2D ये है, 2D ये है, और ये कितना दिया है 2D प्लस स्मॉल d दिया है ये। अब हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया कि अगर 2D ये है, 2D ये है, तो ये कितना हो जाता है 2D√2 हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। तो 2D√2 बराबर 2D प्लस स्मॉल d को इधर रखिए, 2D इधर ले आइए, तो 2D√2 माइनस 2D बराबर d। 2D एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा √2 माइनस 1 बराबर d के, इसलिए 2D इंटू 0.414 बराबर d के, इसलिए d बराबर हो जाएगा 0.828 d। और यही आपको निकालना था, छोटे वाले वृत्त का व्यास जो है वो कैपिटल D के रेस्पेक्ट में कितना होगा, ये हम लोग कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट है, देखिए ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, EBC का मध्य बिंदु है, DE AB को बढ़ाया जाता है जो F पर मिलता है, तो क्या सही है ये देखना है। ABCD ये है, ABCD पैरेललोग्राम है, सामने वाली भुजाएं पैरेलल भी हैं और बराबर भी है। ABCD EBC का मध्य बिंदु है, BC का मध्य बिंदु मिड पॉइंट E। DE और AB को बढ़ाया जाता है जो F पर मिलता है, D से E को बढ़ाया गया जो F पर मिल रहा है। ये मिड पॉइंट है, तो कह रहा है कि F पर मिलता है। AF और AB का रिलेशन आपको बताना है, क्योंकि चारों ऑप्शन में AF और AD का जो है आपके रिलेशन पूछ रहा है। तो सिंपली आपको ये पता है ये इसके पैरेलल है, तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि ये एंगल, सॉरी, ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसी तरह से ये एंगल इस एंगल के बराबर है, और ये वाला एंगल जो है ये क्या है, ये आपका कॉमन है। तो हम ये कह सकते हैं कि FAD किसके बराबर है, FBE के सिमिलर है। FAD, त्रिभुज FAD इज सिमिलर टू ट्रायंगल FBE। तो FA FB का जो रेशियो होगा वही जो है AD
बीई का हो जाएगा वही एफडी एफई का हो जाएगा। अब देखिए इस लेंथ को जो भी मानते हैं, अगर मान लीजिए हमने इसको L मान लिया, क्योंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए L/2 ये हो जाएगा, L/2 ये हो जाएगा, ये कह रहा है। तो अब यहां पे अगर आप देखें तो इसका ये डबल हुआ है, तो इसका ये डबल हो जाएगा, इसका ये डबल हो जाएगा। तो अब यहां पर देखिए AF की लेंथ आपको निकालनी है, FB दिया हुआ है, FB, क्योंकि FB की लेंथ आपको पता नहीं है, तो FB की जगह आप क्या रख सकते हैं, AF माइनस AB, क्योंकि AB के रिस्पेक्ट में निकालना है, AF माइनस AB ये निकालना है, बराबर AD की लेंथ अगर हमने L मानी है तो BE की लेंथ कितनी हो रही है, L/2, जिसमें L ये कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो रिलेशन क्या बनेगा, AF अपॉन AF माइनस AB बराबर 2 के, AF अपॉन AF माइनस AB बराबर 2 के, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो AF बराबर 2AF माइनस 2AB, क्योंकि AF की लेंथ निकालना है, इसको इधर ले आइए, तो 2AB बराबर हो गया 2 - 1 AF के, और AF की लेंथ ही आपको AB के रेस्पेक्ट में निकालनी है, तो AF जो है वो डबल हो गया, AF इज 2 × 2AB। तो इस तरह के क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपके आते हैं तो इसको आप आसानी से इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर समझ लीजिए ये ट्रायंगल जो हमने बनाया है ये कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट होने का मतलब ये जो लेंथ होगी ये लेंथ बराबर है क्योंकि पैरेललोग्राम है। अगर हमने इसको L मान लिया तो मिड पॉइंट है तो L/2 ये हो गया, और दोनों क्योंकि पैरेलल लाइन है इसलिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो गया, दैट इज AFD समरूप है किसके, FBFE के। यही चीज आपके बताया गया है। तो FAD FBE के समरूप है, तो FA FB का जो रेशियो है वही AD BE का रेशियो होगा, वही FD FE का रेशियो होगा। ये आपने निकाल लिया। अब हमें निकालना है AF का मान AB के रेस्पेक्ट में। तो जैसे यहाँ पे AF है तो ये तो AF है ही है, लेकिन ये BF है, BF मीन्स ये, और इसको हम कैसा रख सकते हैं, क्योंकि हमें BF नहीं चाहिए, हमें AB या AF चाहिए, तो BF की जगह हमने क्या रख दिया है, AB में से AF में से AB को माइनस कर दिया है, AF में से AB को माइनस कर दिया है तो BF आ गया। और AD की लेंथ L है, BE की लेंथ L/2 है, 2 कैंसिल, L कैंसिल कर दिया, 2 ऊपर चला जाएगा। इसी को सॉल्व किया गया है, तो सॉल्व करेंगे तो AF अपॉन AF माइनस AB को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो AF बराबर 2AF माइनस 2AB, 2AB को इधर ले आइए, AF इधर ले जाइए, तो AF बराबर क्या हो जाएगा, 2AB के हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका B वाला आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों को जब भी हम लोग निकालते हैं या सॉल्व करते हैं तो इसमें हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये समरूपता पर ही आधारित होता है, समरूप प्रूव नहीं करना आपको। फटाफट आप देखिए कि कौन सी भुजा किसके बराबर है, तो ये सब लिखने की भी जरूरत नहीं है। जब आप डायरेक्ट करिए तो सीधे सीधे लिखिए AF FB का जो रेशियो है वही FD FE का रेशियो होगा, वही AD BE का रेशियो होगा, ये आपको डायरेक्ट आ जाना चाहिए। और जैसे ही इसमें आप फीड करेंगे तो अपने आप देखेंगे कि जो आपके जो इसका पार्ट होता है, इसका जो क्वेश्चन होता है वो आसानी से आप निकाल लेंगे। और आपको निकालना क्या है और किसके रेस्पेक्ट में निकालना है, बस ये देखना होता है। जैसे अभी हमें यहाँ पर क्या है, BF ये दिया हुआ था, लेकिन कहीं BF दिख रहा है, BF नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को BF को कन्वर्ट करना है। तो BF कैसे कन्वर्ट होगा, AF में से
जो है ए बी माइनस कर दीजिए, तो बी एफ की जगह हमने डाल दिया और ए एफ और ए बी के ही रिस्पेक्ट में आपके आंसर दिया हुआ है। तो सोल्यूशन करने पर जो है आपके एक तरह से इसका मान कितना निकल आएगा, ए एफ का निकल रहा है ट्वाइस ऑफ ए बी।